दोस्तों, आप सबके लिए एक सवाल है कि हमारी इस यूनियन टेरिटरी आज की मौजूदा लक्षद्वीप का कैपिटल क्या है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये घटना है साल 1947 के कुछ महीने पहले की, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कह दिया था कि जो प्रदेश सरहद से जुड़े हुए नहीं हैं, ऐसे प्रदेश यथावत रहने चाहिए, यानी कि भारत की सरहद से दूर बसे छोटे प्रदेशों का बंटवारा नहीं होना चाहिए और वो प्रदेश हमेशा के लिए भारत में ही रहने चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये बात एक टुक कह दी थी। ऐसे प्रदेशों में बे ऑफ बंगाल में एक तो अंडमान और निकोबार और दूसरा अरब सागर में बसा हुआ लक्षद्वीप था। हालांकि उस समय लक्षद्वीप का नाम लक्षद्वीप था। जी हाँ, लक्षद्वीप नाम को बाद में सुधार कर लक्षद्वीप रख दिया। जब देश आजाद हुआ तब ये दोनों ही प्रदेश अंग्रेजों की रडार पर थे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर तो देश की आजादी के समाचार 10 दिन बाद पहुंचे थे और इसीलिए वहां पर 15 अगस्त 1947 के 10 दिन बाद तक भी तिरंगा की जगह ब्रिटिश चेक लहराता रहा। अंडमान और निकोबार की दोस्तों अभी बात साइड में रखते हैं, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब सिक्योरिटी के लिए भी हमारा जो प्रदेश था, हमारे लिए जो सबसे उपयोगी था वो था लक्षद्वीप यानी लक्षद्वीप, और उसे किसी भी हाल में भारत में बनाए रखना वो हमारी प्रायोरिटी थी। इस लक्षद्वीप की ज़्यादातर आबादी मुस्लिम थी। टोटल 36 टापुओं से बना ये लक्षद्वीप अगर पाकिस्तान के पास चला जाता तो भारत के आंगन में ही आज लश्करी पड़ाव डालकर वो देश बैठा होता। और ये स्थिति उस वक्त के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को हरगिज मंजूर नहीं थी। एरिया में तो ये द्वीप समूह कुल 32 किलोमीटर का है और इसके टोटल 36 टापू हैं और इनमें से सिर्फ 10 टापू ही ऐसे हैं जिन पर मानव बस्ती रहती थी। लक्षद्वीप पर आज करीब 66,000 लोग रहते हैं और इनमें से लगभग ज्यादातर की भाषा मलयालम है। मलयालम इसलिए क्योंकि इस प्रदेश का सदियों से संपर्क भारत के केरल प्रदेश से रहा है। यहाँ के सफ़ेद और चमकीले बीच और यहाँ का वातावरण पर्यटकों को काफ़ी भाता है। लक्षद्वीप समुद्र के बीच में बसी निसंदेह एक खूबसूरत दुनिया है। अब दोस्तों सोचिए, अगर ऐसी जगह हमारे हाथ से चली जाती तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता। अब चलिए फ्लैशबैक में फिर से जाते हैं और बात करते हैं उस समय की। मोहम्मद अली जिन्ना ने आज़ादी के वक्त पंजाब, सिंध, पश्तून, हज़ारा, आफरीदी और पूर्वी बंगाल जैसे प्रदेशों को तो मुस्लिम लीग के थ्रू पाकिस्तान में जोड़ने के सक्रिय प्रयास तो किए, लेकिन उन्होंने उस वक्त लक्षद्वीप पर इतना ध्यान केंद्रित नहीं किया था और इसलिए 15 अगस्त 1947 के बाद भी ये टापू लगभग किसी की मालिकी के बिना का रहा। उस वक्त की बात करें तो भारत और पाकिस्तान मेनलैंड के प्रदेशों को अपने साथ जोड़ने में बिजी थे और उस वक्त ये दोनों देश तुरंत फौजी कार्रवाई करके लक्षद्वीप को अपने में विलीन नहीं कर सकते थे। और स्थिति अब वहाँ ऐसी थी कि जिसका भी लश्कर पहले लक्षद्वीप पर पहुंचेगा वो उसका होगा, मतलब कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला माहौल था। अब दूरदृष्टि रखने वाले सरदार पटेल ने इस मौके को परखा और समझा। यहाँ पर स्थिति ऐसी थी कि एक एक दिन तो छोड़ो, एक एक मिनट भी बहुत कीमती था। सरदार वल्लभ भाई ने तुरंत ही मद्रास प्रेसिडेंसी के स्वतंत्रता सेनानी मुदलिया बंधुओं को त्रावणकोर के कलेक्टर को संपर्क करने का आदेश दिया। ये मुदालियर बंधु या मुदालियर ब्रदर्स कौन हैं? तो ये मुदालियर ब्रदर्स तो जुड़वा भाई थे। इन दोनों को आज भी द ट्विन स्टार्स ऑफ एरकोट भी कहा जाता है। एरकोट नाम का एक छोटा सा टाउन है तमिलनाडु में, यहाँ से इन दोनों बंधुओं का ओरिजिन हुआ था। ये दोनों जुड़वा भाई दिखने में इतने ज्यादा हमशक्ल थे कि आप इन्हें पहचान ही ना पाओ, लेकिन खासियत बात इनमें से एक की ये थी कि इनमें से एक भाई मूछें रखता था और दूसरा भाई मूछें नहीं रखता था। जो भाई मूछें रखता था उनका नाम था राम स्वामी, जो भाई मूछें नहीं रखता था उनका नाम था लक्ष्मण स्वामी। तो ऐसे ही इन दोनों भाइयों को लोग पहचान लेते थे और इन दोनों रेस्पेक्टेड भाइयों ने बहुत ही कुछ अचीव किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदेश मिलते ही ये दोनों भाई तुरंत ही त्रावणकोर पहुंचे और सरदार पटेल का आदेश कलेक्टर को सुनाया कि अभी तुरंत ही लक्षद्वीप पर अपनी पुलिस भेजिए और साथ में अपने कुछ सैनिक भी भेजे थे और वहां जाकर भारत का तिरंगा लहराकर उस प्रदेश को भारत में विलीन कर दीजिए। और त्रावणकोर के कलेक्टर ने इस आदेश का तुरंत ही अमल किया। दोस्तों, ड्रामेटिकल और मजे की बात यह है कि जब ये सब हो रहा था तब पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली को भी अचानक लक्षद्वीप का ख्याल आया। उन्हें ये लगा कि लक्षद्वीप पाकिस्तान के नक्शे से बाकात रह गया। लियाकत अली के दिमाग में ये ट्यूबलाइट देर से ही चली लेकिन जली, क्योंकि
लक्षद्वीप में ज्यादातर बहुसंख्यक मुस्लिम थे और इस एक समाचार के अनुसार पाकिस्तान के लियाकत अली ने पाकिस्तान की रॉयल नेवी को लक्षद्वीप की ओर भेजा और ये समाचार पाकिस्तान के फ्राइडे टाइम्स में अगस्त 2019 में छपे थे। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तानी नेवी जब लक्षद्वीप के किनारे तक पहुंची तब उन्हें दूर से भारत का तिरंगा लहराता हुआ दिख गया और इस द्वीप समूह को भारत ने अपने नियंत्रण में कर लिया था। अगर हम कुछ घंटे बाद भी वहां पहुंचे होते तो शायद लक्षद्वीप द्वीप समूह आज भारत का हिस्सा नहीं होता। और क्योंकि आज भारत का लक्षद्वीप एक हिस्सा है, इसलिए हमने वहां पर अपनी एक एयर स्ट्रिप भी बनाई है जहां से हम अपनी एयरफोर्स और नेवी को ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ से हम एयरफोर्स भी उड़ा सकते हैं, हमारे वॉर प्लेन्स भी उड़ा सकते हैं। इन सब के अलावा लक्षद्वीप बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है। आज अगर लक्षद्वीप हमारा हिस्सा नहीं होता तो पाकिस्तान का हिस्सा जरूर होता और अगर ऐसा होता तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक समस्या होती। हमारे लिए डिप्लोमेटिक समस्या एक ये भी है, कोको आइलैंड। ये पहले तो एक म्यांमार का हिस्सा है जो आज भी है, लेकिन इसे म्यांमार ने चाइना को लीज पर दिया था और इन पर तकरीबन चाइना का वर्चस्व है। अगर आप अंडमान के पास बसे इस कोको आइलैंड की स्टोरी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे कि इन कोको आइलैंड पर हुए कब्जे की एक अलग ही दास्तान है। दोस्तों, म्यांमार तो हमसे थोड़ा दूर है, लेकिन लक्षद्वीप द्वीप समूह हमारे बहुत ही करीब है। आज इस इम्पोर्टेंट जगह को भारत का हिस्सा बनाने के लिए हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के जितने आभारी हों उतने कम हैं। देश के सैकड़ों देसी रजवाड़ों को एक सिंगल तार में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी दूरदृष्टिता के लिए हम सब नमन करते हैं। दोस्तों, आप सबके लिए एक सवाल है कि हमारी इस यूनियन टेरिटरी आज की मौजूदा लक्षद्वीप का कैपिटल क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बने रहें हमारे साथ ट्रेंडिंग फैक्ट्स के साथ। आगे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर।